Hello students and good morning to all of you. This is Brijesh Singh and I'm going to discuss with you the income tax law and practices unit 4. The topic is computation of income under the head of capital gains. Come section 45 to section 55 part 2. This is a lecture 2 of that particular topic continuation. And in the first session I discussed with you the chargeability of income under the capital gains, section 45, definition of assets, section 2 subsection 14, definition of transfer, section 2 subsection 47, short-term and long-term capital gains. Now I'm going to discuss with you the section. This is as a computation capital gains, cost of acquisition, cost of improvement. This is a lecture 2 of that particular topic. Now this is a computation of capital gains, section 48 में ही आता है. तो बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, दो तरह के कैपिटल गेन्स आपके पास होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नो द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव और एक्वायरिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स. तो जो भी वैल्यू आपने ली है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी, फुल वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी. फुल वैल्यू यानी कि FVC इसको हम कहते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्वायरिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स लेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड. अगर उसको खरीदने में कोई भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं वो यहाँ लेस हो जाएंगे, ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रांसफर. देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, जो कॉस्ट आपकी लगी है उसको बेचने में. कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स वो भी यहाँ पर लेस हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद आपको जो मिलेगी वो वैल्यू मिल जाएगी आपकी कैपिटल की. इसी टाइप से आपको यहाँ करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में. वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, फुल वैल्यू आपको देखनी है, रिसीव और एक्वायरिंग ऑन ट्रांसफर बेसिस, लेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड, और इसके बाद इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स. ये सारी चीजें इसमें से लेस हो जाएंगी. तो आपके पास क्या बचेगा, वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपके निकल कर आ जाएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन को कैसे फाइंड आउट करना है. तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कैपिटल एंड कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देखेंगे, यानी कि ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच असेट्स इज ट्रांसफर, वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को हमें देखना पड़ेगा. अपॉन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, यानी कि ऑन द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन विच द असेट्स हेल्ड बाय द एसएससी, किस फाइनेंशियल ईयर में जो असेट्स हेल्ड की गई थी, खरीदी गई थी, और ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2001 और 2, या फिर 2001 और 2 में विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में होगा उसको हम यहाँ पर देखेंगे. तो दोनों का इंडेक्शन देखेंगे और इंडेक्शन के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे. तो आपके पास जो है इंडेक्स्ड कॉस्ट एक्विजिशन जो है निकल कर आ जाएगी. इसके बाद इसी टाइप से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हम फाइंड करेंगे. तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू जो है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच हैज इट ट्रांसफर. ठीक है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फाइनेंशियल ईयर इन विच इम्प्रूवमेंट हैज टेकन प्लेस बाय एसएससी और एंड बाय प्रीवियस ओनर. ठीक है, जिस समय वो ली गई थी उस समय का किस, या तो बाय द ओनर या जो भी उसमें रहेगा उसको हम यहाँ पर देख लेंगे. तो इस टाइप से दो फॉर्मूले आपको अप्लाई करना पड़ेंगे, जिसमें कॉस्ट इंडेक्शन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्शन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को फाइंड आउट किया जा सकता है. तो दिस इज अ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स. ये आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है. तो ये 2001 से स्टार्ट है. तो जो भी बाद में होगा या उससे पहले जो भी एसेट्स आपने खरीदी होगी उस समय के आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो 2001 एंड 2 में 100 था, 2, 3 में 500, 105, फिर 109, फिर 113, फिर 117, 122, 7, 8 में 129, 8, 9 में जो 137, 10, 148, 10, 11 में 167. ठीक है, इसी टाइप से ये जो है 11, 12 में 11, 12 में जो है 184, फिर 12, 13 में जो है 200, फिर 220, 240, 254, फिर 264, 274, फिर 280 है 289, फिर 19, 20 के बाद 20, 21 भी यहाँ आ जाएगा. तो उसका जो इंडेक्शन है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी. तो इन इंडेक्शंस को हम यहाँ रख लेंगे. तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट शुड बी टेकन. ठीक है, इनको लेना पड़ेगा आपको क्या है. और however long term capital assets consist bond other than the capital
इंडेक्स्ड बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, गोल्ड सोवरेन बॉन्ड्स और डिवेंचर, नो इंडेक्सेशन इज टू बी डन। तो इनका इंडेक्सेशन नहीं होता है तो इनको हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। चलिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की अगर हम बात करें, सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 में जो है ये जाता है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसेट्स दी गई है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A पीरियड ऑफ होल्डिंग दिया गया है। तो आप यहाँ देख लेंगे, फर्स्ट थिंग इज गुडविल, गुडविल ऑफ बिजनेस, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होता है, ठीक है। डेट ऑफ परचेज और सेल्फ डेवलपमेंट एंड टू डेट ऑफ ट्रांसफर, ये माना जाएगा सभी के लिए। ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम ऑफ बिजनेस, इफ सेल्फ जनरेटेड अगर है तो टेनेंसी राइट है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ये आ जाएगा परचेज प्राइस। स्टेज कैरेज परमिट्स हैं, रूट परमिट जिसको हम कहते हैं, इफ एक्वायर बाय परचेज है। लॉन्ग आवर्स हैं, लूम आवर्स हैं। राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी पार्टिकल्स हैं। FMVs फुल, फर्स्ट April 2004 is not available when such assets are purchased up to the 1st April 2001 तक खरीदी गई तो कोई इसमें नहीं आएगा। राइट टू कैरी एनी बिजनेस अगर आप लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम निकाल सकते हैं। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन पीरियड ऑफ होल्डिंग भी आपने, तो डेट ऑफ परचेज से सेल्फ या डेट ऑफ ट्रांसफर तक ही आपके पास रहेगा। दूसरी चीज है शेयर परचेज फ्रॉम कंपनी, अगर आप कंपनी से शेयर परचेज करते हैं तो अमाउंट एक्चुअली पेड टू द कंपनी आपको देखना पड़ेगा, जो अमाउंट आपने पे किया है। डेट ऑफ अलॉटमेंट बाय द कंपनी एंड टू द डेट ऑफ ट्रांसफर, जब समय जिस समय आपको अलॉट हुआ और जिस समय तक आपने इनको बेचा तब तक आपके पास ये होल्डिंग बनी जाएगी। शेयर परचेज फ्रॉम ब्रोकर और मार्केट, अमाउंट एक्चुअली पेड टू द ब्रोकर इंक्लूड ब्रोकरेज, उसको भी जोड़ देंगे। डेट ऑफ ब्रोकर नॉट टू बी डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, ब्रोकर की डेट देखेंगे। शेयर परचेज फ्रॉम द अदर पर्सन, अमाउंट एक्चुअली पेड टू द अदर पर्सन, देन डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज और डेट ऑफ ट्रांसफर। इसके अलावा जो है राइट शेयर सब्सक्राइब बाय ओरिजिनल शेयर होल्डर्स, अमाउंट एक्चुअली पेड टू द कंपनी एंड डेट ऑफ अलॉटमेंट बाय द कंपनी एंड डेट ऑफ ट्रांसफर। ऑफर्स ऑफ राइट शेयर नॉट सब्सक्राइब बट अनाउंस्ड नील, यहाँ पर कोई वो नहीं है। अमाउंट, डेट ऑफ ट्रांसफर टू डेट ऑफ अनाउंसमेंट, पर्सन्स परचेजिंग अनाउंसमेंट ऑफिस ऑफर्स, अमाउंट ऑफ paid to the seller, right to the company, date of allotment or right share to the transfer। बोनस शेयर्स हैं, अदर्स असेट्स अलॉटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नील यहाँ पर होगा। FMV फुल मार्केट वैल्यू अगर हम बात करें तो 1 April 2004 अवेलेबल, सब सच एज रिक्वायर्ड 31 March 1 में अगर आपने एक्वायर किया है तो ये अवेलेबल होगा। डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर एंड टू डेट ऑफ ट्रांसफर तक ही आपके पास होल्डिंग बनी मानी जाएगी। अदर कैपिटल असेट्स हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे जो है वो आएगा अगर FMVs है, ठीक है। तो 1 April 2001 इज अवेलेबल इन सच केस अप टू द 31 March 2001, अगर आपने इसको किया डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ ट्रांसफर जो है वो आ जाएगा। देन दूसरी चीज है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को अगर हम फाइंड करेंगे तो इट कम्स अंडर द सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 कैपिटल असेट्स, और इधर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की दिखाया गया। गुडविल है, नील होती है। राइट टू मैन्युफैक्चर, परस्यूट ऑफ और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग्स, वेदर कैपिटल असेट इज सेल्फ जनरेटेड और परचेज, ठीक है, तो इसकी जो कॉस्ट है वो आएगी। राइट टू कैरी और एनी बिजनेस। सेकंड थिंग अदर कैपिटल असेट्स, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ कैपिटल असेट्स और आफ्टर द 1 April 2004 जितने भी हैं वो सब कॉस्ट इसमें इम्प्रूवमेंट की मानी जाती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। लाइक दिस, मिस्टर एक्स हैड एक्वायर्ड अ बिल्डिंग ऑन 1 March 2019 for rupees 1 lakh, and he had paid rupees 1000 as registration charges for the purchase of building, and it sold on that 1st January 2020 of rupees 2 lakh, and paid rupees 3000 to the broker as commission for selling the building and determine the capital gains। आपको gains find out करना है। तो आपने कितने में खरीदी? 2 लाख में। बेची कितने, सॉरी खरीदी कितनी? 1 लाख में। बेची कितनी? 2 लाख में। 2 लाख में 1 लाख रुपए माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एक्सपेंसेस में 1000 परचेजिंग में, 3000 आपके सेल्स में, तो इनको भी माइनस कर देंगे। तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 96,000 आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इट वुड बी द कैपिटल गेन्स फॉर द असेसी, तो दैट विल बी द टेक्स्ट, ठीक है। उसको टैक्स हम करेंगे, टैक्स लगाना पड़ेगा। देन Mr. X had acquired a building of rupees 5 lakh on 1st
January 1995, Mr. X had building 2 additional floor 1 January 1999 at the cost of rupees 25,000, and other is 1 January 2004, a cost of rupees 40,000. He has also incurred expenses on repairing a building also 10,000 rupees ने building को repair कराया. The building is sold on that 1 January 2020 of rupees 30 lakhs. फिर उसने जो building थी वो 30 lakhs में बेच दी. Selling expenses for rupees 15,000 determined capital gains assuming fair market value as on this. Market value जो थी fair market value वो 3 लाख रुपीस थी. तो LTCG ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इसमें माना गया है क्योंकि ये जो है काफी समय तक रखी गई है आपके पास 95 से. फिर उसने बेचा कब है 2010 में 20 में ठीक है 20 में बेचा है. तो 30 lakhs minus 5 lakh into 289 by 100 ठीक है. ये क्या है इसका हमने वो निकाला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ठीक है 9. तो जो ये देखिए 2001 and 2 का हम लेंगे 100 कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन रेट इंडेक्स होगा और उसने जब बेची है वो 289 है 1920 में ठीक है. तो 289 तो इस टाइप से हम इनको ले लेंगे और फिर उससे कैलकुलेट की जा सकती है. तो यही आपने देखा है कि जो 5 लाख है इंटू 289 बाई 100 आपने किया. फिर 40,000 आपने जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो 289 बाई 109 किया है ठीक है, क्योंकि वो जब खरीदी है वो 4 में है तो उसको आपने लिया है. माइनस 15,000 जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आपके यहाँ पर जो है वो चले गए. तो कुल मिला के आपके पास 14,24,000 रुपये का जो गेन है लॉन्ग टर्म गेन से वो आपको मिलेगा 14,24,400 रुपये बने. तो इस टाइप से जो है कैलकुलेशन इसमें की जाती है. इसी टाइप से ये भी है X held acquired 100 unlisted debentures है of Buy Limited on 1st January 2012 को at a price of rupees 200 per debenture. Commission paid 2%. Debenture are sold on 1st January 2020 at rupees 400 per debenture. Commission paid 3%. Determine the capital gains. तो यहाँ पर आपने देखना है तो 100 आपने लिया है क्योंकि ये इंटू 400 है कितने में बेचे 400 के हिसाब से माइनस 100 इंटू 12 200 200 में जब आपने खरीदा था माइनस 2% ऑफ 20,000 माइनस 3% ऑफ 40,000. ये सब करके आपको क्या मिला 18,400 रुपीज का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल गया. तो ये जो बेनिफिट है उस बेनिफिट्स को हम जो है देखते हैं एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. आई होप देन कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन्स इन सर्टेन केसेस. अलग अलग केसेस भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. Like insurance compensation on damage, it is destruction of capital assets, section 45 subsection 1a. Overriding sections 45 where any person receive at any time during any money or other assets under insurance from the insurer on account of damage and destruction of capital assets due to flood, typhoon, cyclone, earthquake or other natural disaster, and rights or civil distortions, accident on fire, exploitation, enemy action or action taken from combating enemies, and then capital gains shall be chargeable in the hands of such person in previous year in which the money or other assets is received from the insurer. यहाँ पर ध्यान रखना है पॉइंट ऑफ व्यू में पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको ध्यान रखनी है. डेट ऑफ एक्सचेंज, डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, फुल वैल्यू ऑफ मनी फेयर मार्केट है ना. इंडेक्सेशन है, प्रीवियस ईयर ऑफ होल्डिंग, प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांजैक्शंस आप देखेंगे तो आपको ये बेनिफिट इसका मिल जाएगा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन. मी